सीनियर सिटीजन्स के लिए कितने ज़रूरी है ये इसी सिस्टम के उपयोग करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर के, एडल्ट इम्यूनाइजेशन, यानी कि हम लोग बच्चों के बारे में जानते हैं कि बच्चों को वैक्सीन लगता है ना, सब लोग जानते हैं है ना। बच्चों को 5 साल तक एज तक जो रूटीन वैक्सीन लगना होता है सब लगाते हैं, है ना। अमूमन करीब सब लगाते हैं, सब इनके बारे में जानते भी हैं, है ना। उसके शेड्यूल भी फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ वैक्सीन्स ऐसे हैं कि जिनको बड़ों को लगाने की ज़रूरत होती है, कि अगर वो वैक्सीन्स अगर बड़े लगाएं तो उनको बहुत सारी बीमारियों से उनकी हिफाजत की जा सकती है। जिस तरह से बच्चों को वैक्सीन लगा करके बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। हम लोग आम तौर पर जानते हैं कि इससे पोलियो है, हेपेटाइटिस बी है, मीजल्स है, रूबेला है, डिप्थेरिया है, पर्टूसिस है, टेटनस है। ये कॉमन बीमारियां हैं जो कि जिसके वैक्सीन्स बच्चों को लगाया जाता है। लेकिन अभी के वक्त में बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं कि अगर हम बड़ों को लगा दें तो उनको ऐसी बीमारियां कि जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं उम्र ज़्यादा होने के बाद, या फिर किसी को ख़ास बीमारी होती है, जैसे कि किसी को अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को लंग डिजीज़ है, किसी को शुगर है, तो इन लोगों को इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर उनको वैक्सीन लगा दिया जाए तो ख़तरनाक बीमारी से बचाया जा सकता है। उसी पे आज हम लोग बात करेंगे। पहले बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वैक्सीन्स क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है, बीमारी कैसे होती है। सपोज दैट हम बात करते हैं टाइफाइड ही के बारे में। अगर हम बात कर लें तो टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है। जो हम लोग को जो इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, जनरली 2 तरह के हैं, बैक्टीरिया, वायरस, और भी हैं, पैरासिटिक भी है। लेकिन हम लोग जो मेन यहाँ पर बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस का। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। उन लोग वैसे मतलब कि ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मतलब जिनको आंख से नहीं देख सकते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से या फिर माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। तो अगर टाइफाइड की अगर हम बात करें तो टाइफाइड क्या है? टाइफाइड अगर हमारे जिस्म में अगर टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो गया, जनरली इसका फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि है ना, मुंह से अगर गंदा पानी जिससे इन्फेक्टेड है या खाना है, ठीक है, उसके थ्रू हमारे बदन में अगर गया और फिर वो जो है वो बढ़ता है अपना जो है कि है ना कि अपना संख्या, अपना नंबर्स बढ़ाता है अंदर। इतना नंबर जब बढ़ा लेता है तो फिर हमें बुखार लगता है, या फिर आगे बढ़ जाता है तो पेट में भी दिक्कतें कर सकता है। और आगे अगर बढ़ जाए तो ब्रेन को भी जो है क्या ना, ब्रेन के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो इस तरह से बीमारी होती है, ठीक है। और तो फिर अगले बार जब होता है टाइफाइड किसी को, ठीक है, या फिर तो वो क्या करता है कि एक एंटीबॉडी बनाता है। कोई भी जब इन्फेक्शन होता है तो अंदर जो है एंटीबॉडी हम लोग का जो है, ठीक है, वो एंटीबॉडी बनाता है। एक तरह से प्रोटीन होता है, कह सकते हैं एक कवच है, ठीक है, एक कवच बन जाता है हमारे बदन में कि उसको जो है कि नेक्स्ट टाइम जो है उसको प्रोटेक्ट कर सके, है ना। जैसे किसी को अगर मिजिल्स एक बार हो गया तो दोबारा फिर है ना मिजिल्स नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो जब मिजिल्स का इन्फेक्शन हुआ तो वो एक कवच बना लिया अंदर जो है हमारे बदन में, ठीक है, एक प्रोटीन, एक कवरेज बना दिया। उसको याद कर लिया कि जब इस तरह की चीज़ें, इस तरह का अगर इन्फेक्शन आएगा तो कैसे उससे लड़ा जा सके, है ना। तो ये मतलब किसी को अगर बीमारी हुई तो उसके बाद भी एक एंटीबॉडी बन जाता है एक तरह से। वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन का काम करता है। लेकिन अब ये बात ये है कि बहुत सारे ऐसे वैक्सीन अभी मौजूद हैं कि अगर उनको हम पहले लगा लें तो बीमारी का खतरा बहुत कम हो जाता है। हो सकता है कि हो भी नहीं, है ना।
तो फिर हमें बीमार होकर के एंटीबॉडी बनाने की क्या फिर ज़रूरत है ना। ऐसे वैक्सीन को लगा लेना, इसमें हमारी समझदारी है। तो एक ब्रॉड ये है, ठीक है, कि इसको पहले समझें कि ये वैक्सीन्स क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या है। तो वैक्सीन का काम वही होता है कि उसको, जैसे बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको जो है स्मॉल अमाउंट में और उसको थोड़ा सा डिफॉर्म करके, थोड़ा सा बदल करके उसको दिया जाता है बदन में सुई के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे वैक्सीन से जिसको मुंह से भी दिया जाता है, ताकि वो जा करके बदन में एक एंटीबॉडी बनाए वो, है ना। और फिर अगर उसका इन्फेक्शन हो दोबारा तो उससे वो बचाव कर सके। वैक्सीन का काम यही होता है ना। तो वैक्सीन का काम यही है कि जो प्रिवेंटेबल डिजीज है उससे बचाया जा सके। तो इसी को वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं। अगर ये अभी एक बहुत बड़ा इशू है कि इससे जो है मौत का जो है, ठीक, आगे डाटा भी है, थोड़ा सा ग्राफ भी है कि कितने जो है कि, है ना, कि कितने नंबर ऑफ डेथ्स मतलब कि हम बचा सकते हैं, कितने मौतें जो है हम लोग बचा सकते हैं वैक्सीन लगवा करके, जो कि स्टडी हुआ है, जो रिसर्च में आए हैं ना, उनकी हम बात फिर करेंगे। तो इम्यूनाइजेशन के बारे में हम लोग मोटी मोटी बात कर लिए हैं कि थोड़ा सा डाटा के बारे में बात कर लें यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये जो ग्राफ है यहाँ, मतलब इतना परसेंट, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो मतलब कि 7,35,000, ठीक है, ये ग्लोबल मोर्टेलिटी, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये जो मिजिल्स, इन्फ्लुएंजा, प्रोटोसिस, टेटनस, निमोनिया, रोटावायरस, अदर्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा जो ये है, ये निमोनिया है ना। निमोनिया सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से मोर्टेलिटी, मौतें हुई हैं, ये 2009 का रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल ग्लोबल मोर्टेलिटी जो है ये निमोनिया की वजह से। दूसरा जो बड़ा ये है वो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये रोटा वायरस की वजह से। रोटा वायरस एक तरह का वायरस है, इससे मेनली जो है डायरिया होता है। सबसे ज़्यादा जो डायरिया इसमें होता है बच्चों में होता है, ठीक है। रोटा वायरस की वजह से जो डायरिया होता है वो बच्चों में ज़्यादा होता है। तो अगर हम निमोनिया का वैक्सीन लगा लें या फिर रोटा वायरस के बच्चों में जो वैक्सीन लगता है, ठीक है, वो लगवा लें तो इसको जो है हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इन्फ्लुएंजा है, यहाँ पर पर्टूसिस है, टेटनस है, बहुत कम हो गया क्योंकि अब जो है कि पहले जो होते थे टेटनस का सुई नहीं लगता था, तो न्यूनेटल टेटनस बहुत ज़्यादा होता था। अब देखने को बहुत कम मिलता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अक्सर जो है कि हॉस्पिटल में जाती हैं तो उनको जो वैक्सीन लग जाता है। तो न्यूनेटल टेटनस के, यानी कि जो बच्चों में जो टेटनस होता है वो बहुत कम हो गया है। यहाँ भी ग्राफ वही शो कर रहा है। तो इंडिया में जो है मतलब कि क्या इसका, ये WHO वर्ल्ड का रिपोर्ट है, ठीक है, लेकिन इंडिया में कितने डिजीज हैं उसका मतलब कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो वैसा कुछ स्टडी नहीं हम लोग का। यही एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से हम लोग के पास सर्विलेंस नहीं है। मतलब हम लोग उसको मतलब कह सकते हैं कि रजिस्ट्री या फिर उसको, है ना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन, है ना, कि डिजीज को ये नहीं कर पाते हैं सही से। बहुत सारे उसके कारण है। तो नंबर यहाँ पर जो है कि है नहीं हम लोग के पास इंडिया में। क्या एग्जैक्ट इंडिया का क्या रिपोर्ट है, इंडिया का क्या स्टेटस है कि कितने लोगों की मौतें जो है निमोनिया की वजह से हो रही हैं, कितने लोगों की जो है कि रोटा वायरस की वजह से, या फिर जो भी ये वर्ल्ड का रिपोर्ट है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम हम लोग क्यों जो है कि, है ना, फोर मेन रीजन्स व्हाई एडल्ट माइट बी ससेप्टेबल टू आउटब्रेक्स ऑफ। तो हम लोग बात करें कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज क्यों मतलब कि बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एक कारण यही है कि इम्यूनाइज जो होना चाहिए वो नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। हम लोग के यहाँ तो पता भी नहीं है कि ये सबका वैक्सीन है। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि निमोनिया का वैक्सीन होता है बड़ों के लिए? किन्हीं को पता है तो हाथ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोग का ये, और मतलब कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंदर भी इसका अवेयरनेस बहुत कम है कि निमोनिया के वैक्सीन भी होते हैं या हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन भी होते हैं जिसको कि बड़ों को लगाने की ज़रूरत है। उस तरह से और भी है, आगे पूरा जो है कि पूरा लिस्ट है, ठीक है, कि कौन कौन से वैक्सीन बड़ों को, यानी हम लोग जो बड़ा जो बात कर रहे हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, वो मेनली हम लोग के दिमाग में आना चाहिए 18 साल के बाद का, ठीक है।
तो किन क्या क्या वैक्सीन्स हैं कि तो ये हकीकत है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अक्सर लोगों को नहीं पता है कि इसकी वैक्सीन्स लगाया जा सकता है, किन लोगों को लगाना चाहिए। तो आखिर क्या वजह है ना, ये बैरियर टू एडल्ट वैक्सीनेशन, क्या वजह है कि हम लोग नहीं लगवाते हैं वैक्सीन, ठीक है। तो कुछ कारण इसमें दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा तो वही है कि सर्विलेंस नहीं है ना, पूरा डाटा हम लोग के पास एग्जैक्ट नहीं है कि क्या लगाने से कितना फ़ायदा हुआ, है ना। जैसे कोई भी चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा जब देखा जाता है, जब बताया जाता है कि ये इनको जो है वैक्सीन लगा था तो उसके बाद इनको जो निमोनिया नहीं हुआ, है ना। तो वो इंडिया में जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। वो जो डाटा है, डाटा रिकॉर्डिंग बहुत कम है ना। वर्ल्ड का रिपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, है ना, हम लोग का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं है। कोई नेशनल गाइडलाइंस की भी कमी है। हालांकि अभी रिसेंटली 2024 में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, एक तरह से एसोसिएशन है, एक संगठन है सारे फिजिशियंस का, हजारों तादाद में जो है कि फिजिशियंस है, वो लोग मिल करके एक गाइडलाइंस बनाए हैं। कुछ फोटोग्राफ मैंने इसमें टेबल्स के तौर पे इसमें जमा किया है, दिखाऊंगा। तो अभी 2024 में वो गाइडलाइंस जितने भी जो एसोसिएशंस हैं, ठीक है, सबका अलग अलग गाइडलाइन थोड़ा होता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का या सीडीसी का, देखिए सीडीसी है, तो मेन जो इन्हीं का गाइडलाइन चलता है ये सब में, ठीक है। तो इनका थोड़ा थोड़ा अलग अलग, तो इंडिया में थोड़ा सिनेरियो अलग होता है, यहाँ का पॉपुलेशन अलग है, यहाँ के डिजीज का मतलब कि तरह से अलग तरह से लोगों को अफेक्ट करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो डायबिटीज दूसरे मुल्कों में, है ना, बाद में हो रहा है, लेकिन हम लोगों में जल्दी हो रहा है। इन्फेक्शन निमोनिया का जो है हम लोगों में ज़्यादा होता है, उधर कम होता है। तो इसीलिए कुछ गाइडलाइंस अलग थोड़ा हम लोग का होता है। हम लोग के अंदर नॉलेज की भी कमी है, ठीक है, लिटरेसी भी कमी है कि एग्जैक्टली है क्या, बताना बहुत मुश्किल होता है। और फिर ये भी है कि लोगों के अंदर एक टेंडेंसी बनी हुई है कि जब होगा तो देखा जाएगा, है ना, बीमारी हो जाएगी तो देख लिया जाएगा, इलाज करा दिया जाएगा, है ना। तो जो प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट है ना, वो हम लोगों के यहाँ बहुत कम है कि यहाँ पहले से जो है कि प्रिपेयर रहा जाए, है ना, पहले से वैक्सीन लगाया जाए, पहले से जांच कराया जाए, पहले से बीपी या शुगर का स्क्रीन कराए जाए। कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिटनेस के लिए आते हैं, उनको शुगर 400 500, ब्लड प्रेशर 200, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी कैंप करने घर के तरफ गए थे तो बहुत सारे लोग थे जिनका शुगर बहुत हाई था, बीपी बहुत हाई था। तो क्या वजह है? क्योंकि ये टेंडेंसी हम लोग के अंदर नहीं है कि इस चीज़ों को जांच कराया जाए, स्क्रीन कराया जाए, है ना, वैक्सीन लिया जाए। तो प्रिवेंटिव मेजर हम लोग के यहाँ बहुत कम है, तो नॉलेज की कमी है। कॉस्ट भी एक मैटर पड़ता है। ये जो निमोनिया के वैक्सीन थोड़े महंगे भी आते हैं, 2000 रुपया अप्रॉक्स जो है कि पड़ता है। उस तरह हेपेटाइटिस बी के तो उतना कॉस्टली नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर एक निमोनिया किसी को हो गया, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, तो 50,000 से 1 लाख रुपया का प्राइवेट की बात करें तो आईसीयू में चार्ज लग सकता है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें कंपेरेटिवली तो समझिए कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी है, एक लो क्लास फैमिली के लिए इतना भी कॉस्ट मैटर करता है। तो ये सब कुछ है कारण जिसकी वजह से हम लोगों के यहाँ जो वैक्सीनेशन है बड़ों का वो बहुत कम है। थोड़ा सा निमोनिया की हम बात करें, क्योंकि मेन टारगेट आज का जो मेन जो फोकस मेरा है या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन जो निमोनिया का, यहाँ पर भी डाटा भी हम लोग देखे थे, सबसे ज़्यादा जो बर्डन है, सबसे ज़्यादा जो मौतें हुई हैं वर्ल्ड में निमोनिया की वजह से। तो उसी की बात करेंगे हम लोग थोड़ा कि तो निमोकोकल डिजीज निमोनिया जो हम लोग बोलते हैं, तो निमोनिया के लिए ये एक तरह का बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम है इसका। अगर वो फेफड़े में इन्फेक्शन उसका हो तो उसको निमोनिया कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेफड़े में, वो ब्रेन में भी मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है या दूसरी जगह भी इन्फेक्शन करवा सकता है, ब्लड में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ये एक निमोनिया के बारे में थोड़ा सा एक्सरे का रिपोर्ट है। ये जो है कि ये यहाँ पर भी एक डाटा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एज के बाद, है ना, ये देखें 60 ईयर है जी, ये नीचे वाला जो है ये एज है, ठीक है। ये जो है डिजीज है ना, जितने सारे इन्फेक्शन है, इन्फ्लुएंजा है, क्लैमाइडिया, ये सब दूसरे इन्फेक्शन है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है एज के बाद अगर किसी का खतरा ज़्यादा बढ़ता है तो निमोनिया का, यानी कि अगर एज बढ़ रहा है
60 के बाद खास करके, तो निमोनिया का चांसेज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी निमोनिया का चांसेज बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। यहाँ अगर बात करें मौतें की, कितनी मौतें हुई हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे 55 टू मतलब 45 से 64 साल में सिर्फ 5.7 है, यानी कि 1000, मतलब कह सकते हैं कि 5000 मौतें हुई हैं। ठीक है, 5000 मौत हुई है 45 साल या 50 साल की एज में। लेकिन अगर हम बात करें 65 साल से जिनका एज ज़्यादा है, उसके बात करें कि निमोनिया की वजह से कितने लोगों का डेथ हुआ 65 साल के बाद का, तो 74,000 डेथ हुआ। समझ सकते हैं, कहाँ 5000 और कहाँ 74,000, है ना। 15 बजे 75, मतलब कि 15 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो ये डाटा है। इसीलिए ज़रूरी है कि निमोनिया के वैक्सीन्स को, ये एक थोड़ा सा ग्राफ है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लें, है ना। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है एक एज है और ये मोर्टेलिटी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये जो नीचे ब्लू लाइन जो है ना, ये जो है हेल्दी है। ठीक है, ये हेल्दी एडल्ट है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज है, ना शुगर है, ना बीपी है, ना उनको हार्ट है, ना किडनी है, कोई भी बीमारी नहीं है। ठीक है, तो उनको भी निमोनिया का खतरा होगा, लेकिन कम होगा, है ना। उनका खतरा कम होगा, एज बढ़ेगा, उनको भी निमोनिया का चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन उनका चांस कम है निमोनिया होने का। ठीक है, या उसका जो है सिविरिटी कम होगा, है ना। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो है, ठीक है, ये ब्लू लाइन डायबिटीज, ये मतलब कि जो है, ये डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाले को निमोनिया का चांस बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज है, किसी को अगर लीवर की बीमारी है या किसी को हार्ट की बीमारी है, तो उसको कहीं ज़्यादा जो है, उसको जो है निमोनिया का चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, या फिर जो किन्हीं को लीवर की बीमारी है, या किसी को किडनी की बीमारी है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, या किसी को HIV है, ठीक है, जिनको कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि अंदर के इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, उन लोगों को बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है कि उनको वैक्सीन निमोनिया का लगाया जाए। यहाँ पर डाटा देख सकते हैं ना हम लोग सामने, क्लियर या स्टैट्स है ना, ये सारे स्टडी हैं, रिसर्च में पाया हुआ चीज़ें हैं ना। यहाँ देख सकते हैं, ये जो है मतलब कि हेल्दी एडल्ट का यहाँ है, तो ये इसका यहाँ है ना। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, एज के साथ देख सकते हैं। एज के साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि, है ना, यहाँ पर ये एज है और यहाँ पर, है ना, इंसिडेंस ऑफ इन्वेसिव न्यूमोकोकल डिजीज, मतलब ये निमोनिया है, यहाँ पर ये एज है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ है ना, एज बढ़ रहा है तो चांसेस बढ़ जा रहे हैं निमोनिया के। ठीक है, देख रहे हैं जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे निमोनिया का चांसेस बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो मेनली हम लोग जो है अगर बात करें निमोनिया के वैक्सीन की, ठीक है, मतलब निमोनिया का वैक्सीन लगाना है तो कब लगाना है, क्या डोज है, कितना लगाना है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें जो निमोनिया के जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है, एक तो है कि जिनका भी एज, ये चूँकि अब CDC की गाइडलाइन है, ठीक है, तो CDC में कहता है कि मतलब वर्ल्ड की गाइडलाइन है कि 65 साल से जिसका भी एज ज़्यादा हो गया उसको निमोनिया का वैक्सीन लगा देना चाहिए। लेकिन हम लोग इंडिया में लगा रहे हैं, हम लोग का इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा है, तो हम लोग का यहाँ जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जो मतलब कि हम लोग का कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन, पहले ही बात कर चुके हैं, उनका गाइडलाइन है कि जिनका भी एज 50 साल से ज़्यादा हो गया, जिनका भी एज 50 साल से ज़्यादा हो गया, वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, तो उनको जो है निमोनिया का वैक्सीन लगा लेना चाहिए, है ना। तो उसमें अगर हम फिर अब बात करें कि 18 साल से ऊपर अगर किसी को ज़रूरत है क्या निमोनिया का वैक्सीन लगाने का, ठीक है, तो 18 साल से ज़्यादा अगर किन्हीं को अगर शुगर है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको कि 30 साल में शुगर हो जा रहा, जिनको कि 30 साल में किडनी हो जा रहा, 25 साल में हार्ट हो जा रहा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि 30 साल की उम्र में लीवर डिजीज हो जा रहा है, तो ऐसे लोग हम लोग देख रहे थे पिछले ग्राफ में कि इन लोगों को निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों को जो है 18 साल के बाद अगर एज उनका 50 से पहले भी है, कम भी है, तो इनको भी निमोनिया का वैक्सीन लगाना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सी बात है ना, आप लोग भी याद कर लें, जिनका भी एज 50 साल से ज़्यादा हो, वो चाहे उनको कोई बीमारी नहीं हो, ठीक है, उनको निमोनिया का वैक्सीन इंडिया में अगर है
तो निमोनिया के वैक्सीन लगा लेना चाहिए। और अगर 50 साल से पहले हैं, 50 साल से उम्र कम है, और अगर उनको शुगर है और उनको अगर मतलब कि हार्ट है, या फिर अगर उनको किडनी डिजीज है या लीवर डिजीज है, ठीक है, या उनको HIV है या इस तरह का दूसरे भी जो बीमारी हैं, तो उनको जो है 50 साल से पहले भी अगर एज है तो उनको भी निमोनिया के वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है, 2 वैक्सीन होता है इसमें, 2 तरह के वैक्सीन होते हैं। ठीक है, एक 13 PCV 13, एक PCV 23 जो हम लोग इंडिया में अवेलेबल है, जो नीट करवाते हैं। तो पहले 13 लगवा देते हैं, उसके बाद 1 साल के बाद 23 वाला एक आता है ना, PPSB पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, जो 23 1 साल के बाद उसको रिपीट करवाते हैं। और फिर 5 साल पे जैसा ज़रूरत पड़ा वो फिर सिनेरियो देख करके डॉक्टर फिर जैसा देखते हैं, ज़रूरत पड़ने पे 5 साल पे फिर एक बूस्टर फिर लगाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा की बात करें हम लोग तो हर साल एक अगर शॉट लगा लेंगे तो काफ़ी है। हर साल, चूंकि क्या इन्फ्लुएंजा का क्या है ना, स्ट्रेन चेंज होते रहता है, इसीलिए हर साल वो थोड़ा चेंजेस कर लेता है, तो इसलिए हर साल लगवाना ज़रूरी होता है। ये जो ओल्ड एज है उसको लगाना चाहिए, या फिर जो फिर हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, जो पेशेंट हैं उनको लगा लेना चाहिए। कोविड की बात करें, कोविड में जो है हम लोग तो पिछले लगाए ही हैं पहले, है ना, तो हर साल जो है कि जिनको भी लग गया कोविड का वैक्सीन, उनको हर साल अगर एक वैक्सीन लगा लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी है, बूस्टर की तरह काम करता है। हेपेटाइटिस ए की बात करें, ठीक है, तो हेपेटाइटिस ए का जो है 2 डोज होता है। ठीक है, यहाँ भी जो है हेपेटाइटिस ए मतलब कि ऐसा नहीं है कि अनकॉमन है या फिर बहुत रेयर नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं, खास करके जो यंग होते हैं उनको हेपेटाइटिस ए का खतरा ज़्यादा होता है, तो वो 2 शॉट लगा सकते हैं हेपेटाइटिस ए का, वो सुई आता है इसका भी, जिससे कि हेपेटाइटिस ए से बचा जा सकता है ना। या फिर दूसरे अगर कोई हमारे मुल्क में आते हैं तो उन लोगों को भी रिकमेंडेड होता है कि वो लोग भी हेपेटाइटिस ए का टीका लगवा लें, क्योंकि ये कॉमन है यहाँ। बी की बात करें अगर हेपेटाइटिस बी का, तो सेम चीज़ है, हेपेटाइटिस बी का भी टीका जो है, जिनको भी हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज ये सब है, उनको भी हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेना चाहिए। 3 डोज होता है, 0, 1, 6, है ना। या फिर जो भी है, जो हेल्दी एडल्ट है उनको भी लगा लेना चाहिए। 18 साल से जिनका भी ज़्यादा है तो उनको सबको लगा लेना चाहिए, जो रूटीन इम्यूनाइजेशन ये एडल्ट के लिए है। 0, 1, 6 ये पहला जो डोज लगेगा आज लगेगा, तो फिर दूसरा 1 महीने के बाद, तीसरा 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद, 1 महीना के बाद एक टेस्ट होता है कि मतलब जो वैक्सीन लगा है वो उसका असर मतलब हमारे बदन में एंटीबॉडी बना कि नहीं बना, तो टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। ठीक है, और जो किडनी पेशेंट रहते हैं उनको 4 डोज लगता है। ठीक है, और उसका डोज भी थोड़ा डबल होता है। ये पूरा गाइडलाइन है यूनाइटेड स्टेट्स का। हम लोग जो है कि एक चार्ट इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे। ये एडल्ट वैक्सीनेशन डायरी, ये वही हम लोग के इंडिया का है। ठीक है, तो हम लोग बात कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बस एक है ना, कोविड है, इन्फ्लुएंजा है, मेनिंजोकोकल है, निमोनिया है, टाइफाइड है, इन्फ्लुएंजा है, ए, बी, चिकन पॉक्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, मिजिल्स, मम्स, रुपेला और सिंगल्स, हर्पिस का नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, हर्पिस जो होता है दाना दाना हो जाता है एक तरफ, अब बहुत ज़्यादा इसमें जलन होता है। ठीक है, फोड़ा फोड़ा टाइप का हो जाता है, सिर्फ बदन के एक हिस्से एक तरफ होता है, तो उससे भी बचा जा सकता है। इसका भी वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये सब जो है कि हम लोग इंडिया में ये सब सारे वैक्सीन रिकमेंडेड है, ये सब लगाया जा सकता है। जो रिस्क फैक्टर पे है, जो ज़्यादा जो है बताएं, जो हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, जो ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, उन लोगों को कुछ वैक्सीन उनको ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। कुछ लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए का नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल मतलब हेल्दी पर्सन भी उसको लगवा सकते हैं। ये एज के हिसाब से एक चार्ट है कि कौन से वैक्सीन किस एज पे लगा सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं जैसे जैसे एज बढ़ रहा है तो बहुत सारे वैक्सीन ऐसे हैं जो कि खास करके एज बढ़ने के बाद, रेबीज का भी है। रेबीज का भी हम लोग वैसे लोग जो कि
उस तरह का काम करते हैं, वेटनरी पर्सन है ना, तो या फिर जिनको खतरा ज़्यादा है, कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन लोग को रेबीज का भी वैक्सीन है ना 3 डोज लगाया जाता है, वो लोग लगवा सकते हैं। टाइफाइड की बात की हम लोग जो है बहुत कॉमन है, टाइफाइड का वैक्सीन आ गया है, अब तो कैप्सूल आ गया है टाइफाइड का वैक्सीन के तौर पे, पता नहीं इधर अवेलेबल है कि नहीं अभी। 4 डोज होता है, एक एक दिन बीच करके 4 कैप्सूल खाना होता है, और फिर उसके बाद जो है कि 3 साल पे उसको रिपीट कर सकते हैं। उसी तरह इसका जो है कि सुई भी आता है, हेपेटाइटिस ए का भी जो है टीका, उसी तरह बात हम लोग कर चुके हैं। निमोनिया की भी हम लोग बात कर चुके हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक तरह का वायरस है जिससे कि कैंसर हो सकता है ना, लेडी में जो कि कॉमन है सर्वाइकल कैंसर है ना, उससे बचने के लिए जो है 26 साल से पहले 3 डोज लगाया जाता है, तो इसको भी लगवा लेना चाहिए। जो फीमेल है उनको ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। थैंक यू। हम कुछ थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर भी यहाँ पर हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस पे, कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी का पेशेंट था, उसका अगर नीडल चुभ गया, या अगर किसी को HIV था, उसको अगर नीडल चुभ गया, तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि फिर वो क्या करे। ठीक है, हम सिस्टर से थोड़ा सा पहले पूछना चाहेंगे कि सपोज दैट कोई हेपेटाइटिस बी का पेशेंट आया, आप उसको इंजेक्शन दे रहे हैं, उसका नीडल आपको चुभ गया, तो आप क्या कीजिएगा? आपको है इसके बारे में पता? या HIV का पेशेंट था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है, जानना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल पेशेंट को भी जानना चाहिए कि अगर हमारे घर में भी अगर हेपेटाइटिस बी का पर्सन है या फिर है ना, तो हेल्थ केयर वर्कर जो भी हैं उनको तो पहले तो हेपेटाइटिस बी का अगर टीका नहीं लिए हैं तो उनको लगवा लेना चाहिए पूरा फुल डोज। ठीक है, सपोज दैट हेपेटाइटिस बी का पेशेंट है और उसको प्रिकॉशन लेने के बाद भी कभी कभी होता है कि नीडल चुभ गया या फिर कुछ ऐसा जो इन्फेक्टेड पार्ट से टच हो गया, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए गाइडलाइंस है कि अगर जो है कि उनको वैक्सीन पड़ा हुआ है, 3 डोज पहले पड़ा हुआ है, फुल डोज पड़ा हुआ है, और वो चेक भी करवा लिए हैं कि 1 महीने के बाद जो चेक होता है ना, कि एंटीबॉडी बना कि नहीं, तो वो चेक भी करवा लिए हैं, उसमें पाया गया था कि नहीं इनको मतलब कि एंटीबॉडी सही बन गया, 10 यूनिट से ज़्यादा उसका ये होता है, तो सही बन गया, तो अब उनको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है ना। अगर उनका वैक्सीन पड़ रहा है ना, मतलब कि 2 डोज हो गया, तीसरा डोज अभी बाकी है, और उसी बीच में जो है दरमियान में निडल चुभ गया, ठीक है, तो उनको एक इम्यूनोग्लोबुलिन आता है, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन भी एक तरह से इम्यूनाइजेशन का फॉर्म है। जैसे कि वैक्सीन जो हम लोग देते हैं, तो वैक्सीन के बाद एंटीबॉडी बनता है, तो एंटीबॉडी बनने में थोड़ा देर लगता है ना, वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, तो उसमें देर लगता है। तो वो कह सकते हैं कि बना बनाया एक एंटीबॉडी है जो कि बाहर से दिया जाता है। तो अगर हेपेटाइटिस बी का किसी को अगर सुई चुभ किया, ठीक है, शमशेर साहब आप भी ध्यान से सुनिए, आप भी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वैक्सीन अगर नहीं पड़ा या अगर इनकम्प्लीट है, तो उनको एक तो उनको जो है इम्यूनोग्लोबुलिन लेना होगा, और फिर वैक्सीन जो है उसको भी कंप्लीट करना है। अगर शुरू ही नहीं किए, वैक्सीन लिए ही नहीं, तो उस दिन से इम्यूनोग्लोबुलिन ले करके, मतलब कि है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन थोड़ा सा महंगा आता है, और एक मतलब कि साथ में इम्यूनोग्लोबुलिन भी पड़ेगा, वैक्सीन भी पड़ेगा, और वहाँ से फिर वैक्सीन का डोज भी पूरा करना होगा। सपोज दैट HIV कोई पर्सन है, HIV पेशेंट है, उसका अगर किसी को सुई चुभ किया, ठीक है, तो उस पर क्या करना है? तो उसको जो है जितना जल्दी, अभी जो है कि रिसेंट का डाटा है ना, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आया कि 1 घंटे के अंदर है ना, जो HIV की जो दवा होती है उसको शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, 1 महीने का कोर्स होता है। अगर हम लेट करते हैं तो आया कि 3 दिन, कम से कम 72 घंटे से अंदर पहले शुरू कर दें, उससे थोड़ा कि जो इफेक्टिव होना चाहिए उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी यूजफुल रहेगा। लेकिन अगर वही लेट करके हम 7 दिन कर दें, 7 दिन के बाद अगर लेंगे सुई चुभने के बाद, तो हो सकता है कि हमें कोई फायदा न हो और खतरा बना रहे, है ना। इसीलिए अगर HIV पेशेंट का अगर प्रिक हो जाए, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको 1 घंटा के अंदर उसको दवा ले लेना चाहिए। ठीक है, और इस तरह से जो पोस्ट एक्सपोजर, या फिर उसी तरह रेबीज भी है, रेबीज का भी उसमें भी वैक्सीन लगाया जाता है। जिसको कुत्ता काट लिया तो उसमें भी जो है 5 डोज लगाया जाता है 10 दिन के अंदर। अगर 10 दिन जो है ना, के अंदर अगर देखा जाता है कि जो कुत्ता काटा है वो सही है कि नहीं है,
10 दिन के बाद अगर देखा जाता है कि कुत्ता अगर सही है तो 037 ही पे जो है डोज हम उसको बंद कर सकते हैं, है ना, आगे का जो है डोज लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप लोगों से कोई सवाल है तो आप लोग के अंदर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। निमोनिया का जो मतलब डोज है, हाँ, वो कितना में आता है? देखिए निमोनिया का जो वैक्सीन है ना वो अप्रॉक्स वही 2000 रुपया अप्रॉक्स पड़ता है, ठीक है, अब या 2500, ठीक है, थोड़ा अलग अलग कंपनी का भी डिपेंड करता है। तो दो तरह का होता है, 13 एक 23, है ना, तो अप्रॉक्स वही एवरेज वही मानिए 2000। बढ़िया किसका मतलब होता है? वो सब ठीक है जो अवेलेबल है, क्योंकि ये सब मिलते भी बहुत कम है, ये भी कारण है एक नहीं लगाने का, नहीं लगने का, ये भी कारण है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं है ना। लेकिन ये एक कंपनी है, यहाँ पे हम लोग ल्यूपिन जो है स्पॉन्सर की है इसको, हम उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वो निमोनिया का जो है वैक्सीन इसकी कंपनी बनाती है, इसकी भी अच्छी है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कुछ डिटेल मालूम करना होगा तो इन लोग से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। देश में सरलतापूर्वक निमोनिया का डोज उपलब्ध हो जाए, हाँ। ताकि हर आदमी को इससे बचाया जाए। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए तो गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए, जैसे कि जिस तरह से बच्चों का जो है कि वैक्सीन के लिए गवर्नमेंट हाँ, इसके पास हम लिखेंगे, लिखने का आवश्यकता पड़े तो। हाँ, आप लिख सकते हैं, जो अथॉरिटी है उनके पास लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो है कि जो मान लीजिए जिला अधिकारी के पास संपर्क कर सकते हैं, लोकल में जो भी अगर ब्लॉक है वहाँ संपर्क कर सकते हैं। वो तो एक अलग इशू हो जाएगा, लेकिन ये है कि जिस तरह से कोविड के टाइम में कोरोना का वैक्सीन भी बहुत महंगा होता है, लेकिन सरकार ने कि सारे लोगों को फ्री उपलब्ध करवाया। प्राइवेट में भी शुरू में कहीं कहीं मिल रहा था, लेकिन सरकार ने सारे लोगों के लिए उपलब्ध कराया फ्री में, तो उसकी वजह से सारे लोगों को वैक्सीन मिल पाया। उसी तरह से अगर निमोनिया का वैक्सीन भी अगर सरकार अगर उपलब्ध करा दे बहुत अच्छी बात है। तो जिला पदाधिकारी को लिखने से कुछ पहल हो सकती है? इसके बारे में हम पूरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। हाँ, वहाँ से स्टेप ले सकते हैं। और किन्हीं को कुछ सवाल? कुछ स्टूडेंट्स हम चाहेंगे कुछ स्टूडेंट से कुछ सवाल कि कुछ है, कुछ देखो दो बात है, या तो सब कुछ समझ गए हैं या तो कुछ भी नहीं समझे हैं। सवाल अगर नहीं आ रहा है तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो 100% समझ गए या तो कुछ भी नहीं समझ में आया। तो कुछ सवाल करना चाहिए, हम लोग भी सुनते हैं तो सवाल करते हैं। फिर टेटनस का जो है एक उसमें छूट गया, टेटनस का जो है उसको 10 साल पे रिपीट करना चाहिए बूस्टर डोज, है ना। जिसको भी पड़ा 5 साल पे तो उसको फिर 10 साल पे फिर रिपीट कर लेना चाहिए। उसमें किसी में टेटनस, डिप्थेरिया, पर्टुसिस का कंबाइंड आता है, वो भी लगा बेटर है लगा ले, तो कम से कम टेटनस का 10 साल पे उसको। ये भी क्वेश्चन रहता है किसी को सुई जो है कि है ना गड़ गया, छुरी गड़ गया, तो उसमें जो टेटनस का टेडवेक लेना है नहीं लेना है, ठीक है। तो 10 साल तक एफिकेसी रहता है, अगर वैक्सीनेटेड है तो 10 साल तक एफिकेसी रहता है उसका। अब इसमें बहुत पॉजिटिव ये है, लेकिन अगर इम्यूनाइज्ड हैं तो बता रहे हैं ना बूस्टर डोज का ज़रूरत 10 साल पे होता है। तो अगर 10 साल पहले भी अगर आप लिए हैं, आपको याद है आपको, ठीक है, तो लेने का ज़रूरत नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। सर इन लोगों को बच्चों को ये बता दीजिए कि जो डिजीज़ आपने बताई है, जैसे निमोनिया है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा है, बॉडी का कौन सा पार्ट वो इफेक्ट करता है, कहाँ पर वो हमला करता है? हाँ, बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस के बारे में हम सिर्फ ऊपर से बात कर दिए क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए। हाँ, हेपेटाइटिस का है ही है सूजन, मतलब कि लीवर के अंदर सूजन अगर हो जाए तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। वो ए से भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी से भी हो सकता है, सी से भी हो सकता है, ठीक है, या दूसरी वजह से होता है, कोई बहुत शराब का आदी होते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी कारण है ना, जैसे डायबिटीज़ की वजह से बाद में फिर जो है, ठीक है, लीवर डिजीज हो जाता है। तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे कारण हैं, कुछ ड्रग्स से भी हो जाता है, टीबी के कुछ दवाएं चलती हैं, उसकी वजह से भी जो है हेपेटाइटिस हो सकता है। तो याद करने के लिए सिर्फ ये है कि हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है, ठीक है। इसमें जो है अगर बात करें वायरस तो A, B, C है ना, और E, ठीक है, ये सब कॉमन है।
और निमोनिया जो है जनरली फेफड़े की बीमारी है, ठीक है। जो निमोनिया मतलब फेफड़े की बीमारी, इन्फ्लुएंजा मतलब वही रिस्पिरेटरी डिजीज है, मतलब सांस की नली की बीमारी कह सकते हैं ना, वो फेफड़े में भी हो सकती है और ऊपर के हिस्से में भी हो सकती है ना। कफ कोल्ड जनरली होता है, सर्दी खांसी हल्का रहता है, तो ज़्यादा में निमोनिया भी वो करवा सकता है, ठीक है। और कुछ सवाल? उसका लक्षण क्या है जी, उसका लक्षण क्या है? किसका? निमोनिया का। निमोनिया का जो लक्षण है जनरली उसमें कफ, खांसी, बुखार, ठीक है। और अगर होता ये है कि अगर ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज रहेंगे, इम्यूनो कम्प्रोमाइज मतलब कि जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, कह सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज है, तो हो सकता है कि उनको बुखार नहीं भी रहे या फिर बहुत हल्का बुखार रहे, सिर्फ हल्की हल्की खांसी रहे, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि अगर यंग है तो उसमें सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहेंगी, ठीक है। तो उसमें खांसी है, बुखार है, थोड़ा सा बढ़ने पे कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, मतलब कि पहचानना नहीं है ना, नहीं पहचान पाएंगे। ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, ठीक है। किडनी को भी जो है, ठीक है, वो इफेक्ट कर सकता है ना। तो ये सब है लक्षण। टेटनस में तो जो उसका जो मसल्स है वो टाइट हो जाता है, जैसे कि हम लोग जो ना मूवमेंट है, एक इसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो स्पाज्म हो जाता है एक तरह से, टाइटनेस और बॉडी, टाइटनिंग और बॉडी हो जाता है। लक्षण ये पता चलता है। हाँ, वो कहीं कभी हो सकता है, जैसे कि मुंह का अगर टेटनस हुआ, जॉ मसल जो है कि टाइट हो गया पहले, फिर धीरे धीरे पूरे बदन में भी फैल सकता है पूरा, फिर बदन जो है कि पूरा धनुषाकार कभी कभी हो जाता है, पूरा टाइट हो जाता है। क्या? हाँ हाँ, दिनाई, हाँ 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 हाँ, नहीं उससे नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो इन्फेक्टेड है, एक्चुअली क्या है कि जो इसलिए बोलते हैं ना, जो टेटनस का जो है, जो बैक्टीरिया है वो रिसाइड करता है जनरली सॉइल में, ठीक है। तो सॉइल से अगर इसीलिए कि ज़्यादा जंक लगा हुआ चीज़, या फिर बोलते हैं ना कि मिट्टी से कोई चीज़ लगा है, ठीक है, तो उससे टेटनस होने का चांसेस रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं तो उससे भी चांसेस रहते हैं। ऐसे मतलब कि ये नहीं। बचाव करने के लिए बचाव के लिए तो वैक्सीन है, हाँ वैक्सीन है उसके, या फिर हो गया अगर किसी को सिम्टम्स हैं तो उसका दवा है, इम्यूनोग्लोबुलिन है तुरंत देने का, और लेकिन सर्वाइवल बहुत कम रहता है। नहीं, अलग अलग है ना, जैसे निमोनिया है तो निमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की जो बात कर रहे हैं, जो वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, ये बैक्टीरियल है, ठीक है। जैसे कोविड था, कोविड वो भी निमोनिया करवाता है, तो वो वायरस है। रेस्पिरेटरी सिंसेटियल वायरस RSV एक था उधर, वो भी वायरस है। इन्फ्लुएंजा है, वो भी अगर निमोनिया करता है तो वो एक बैक्टीरिया है, तो में दोनों हैं। हाँ, जनरली खत्म हो जाता है। हाँ, नहीं, निमोनिया अगर हम बात करें निमोनिया सिर्फ, तो निमोनिया मतलब हुआ इन्फेक्शन, कह सकते हैं कि इन्फेक्शन ऑफ लंग है सिर्फ। निमोनिया कहने से सिर्फ ये क्लियर नहीं होगा कि क्या है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, निमोनिया की हम लोग बात करते हैं तो एक, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से होता है, तो इसीलिए हम लोग के एक अंडरस्टूड बात होती है कि हाँ उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर निमोनिया की बात करें तो कोरोना की वजह से भी, कोविड-19 वायरस की वजह से भी हो रहा था, वो भी एक तरह का निमोनिया है। ये निमोनिया और कोविड जो है, दोनों एक है या दोनों अलग अलग? नहीं, वो उसको मिलाइए नहीं। जैसे कि हाँ, निमोनिया मतलब हुआ फेफड़े का दिक्कत, ठीक है, उसके अंदर जो फेफड़ा जो है कह सकते हैं कि सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, वो फैलता है ना और उसके अंदर हवा होती है, ठीक है। तो एक तरह का जो एक प्रोसेस हुआ इन्फेक्शन की वजह से, और जो चेंजेज हुआ वो सॉलिडिफाई हो गया एक तरह से, तो वो हाँ, तो वो सब बहुत वजह से हो सकता है, ठीक है। वो केमिकल की वजह से भी हो सकता है, इन्फेक्शन में वायरस की वजह से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोविड-19
बैक्टीरिया की वजह से, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो मेन टॉपिक था आज, ठीक है, तो दोनों वजह से हो सकता है। तो निमोनिया कह सकते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस एक बीमारी है, तो हेपेटाइटिस ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, कुछ मेडिसिन से, कुछ जो है कि ड्रग से भी हो सकता है, अल्कोहल से भी हो सकता है। उसी तरह से निमोनिया वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, केमिकल से भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हैं। टीबी की वजह से भी होता है निमोनिया। कोविड हार्ट का जो प्रॉब्लम हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है क्या? सही देखिए, एक्चुअली क्या है कि जो दो तरह का उसमें वैक्सीन था कोविड में, ठीक अभी भी है, एक कोविशील्ड और एक जो मतलब कि एक होता है लाइव एटेन्यूएटेड। तो लाइव एटेन्यूएटेड मतलब कि जिंदा है, थोड़ा सा उसको हल्का सा उसके अंदर का जो है कम किया गया है इफेक्ट, ठीक है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कोविशील्ड, और दूसरा जो है कि है ना कोवैक्सीन, है ना। तो कोवैक्सीन वो किल्ड वैक्सीन था, किल्ड वैक्सीन है। तो जो कोविशील्ड लगाया गया उसके अंदर का ये देखा गया कि थ्रोम्बोटिक इफेक्ट, थ्रोम्बोसिस करने का मतलब कि खून का थक्का बनाने के जो ये है इसके अंदर ज़्यादा है एज ए साइड इफेक्ट, ठीक है, साइड इफेक्ट ज़्यादा है इसके अंदर। कोवैक्सीन के अंदर वैसा नहीं था। तो ये चीज़ है कि वो साइड इफेक्ट है, लेकिन साइड इफेक्ट जो है वो बहुत रेयर है। लेकिन क्या है कि मास वैक्सीनेशन हुआ है ना, सपोज दैट 1 लाख का अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 1 लाख की अगर हम बात करें 1% बात करें सिर्फ, तो 1000 निकलेगा ना, ठीक है। और अगर हम उसी तरह से 1 करोड़ की अगर हम बात करें 1%, तो लाख कितना जो भी निकलेगा, है ना। तो इसीलिए अब जो है कि हमारी जितनी आबादी थी करीब सबको वैक्सीन लगा, तो 0.00% भी था। तो वो किसी को अगर हार्ट डिजीज हुआ भी है ना, तो हुआ है, तो वो परसेंटेज कम होने की वजह से भी नंबर्स ज़्यादा हो गए, और सामने जो है कि डेटा आने लगा कि ये सारी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे पैरासीटामोल हम लोग लेते हैं, तो पैरासीटामोल से लीवर डैमेज भी होता है ना, इसीलिए जो लीवर के लिए उसमें लिखा भी रहता है, ठीक है, पैरासीटामोल के मेडिसिन में भी, ठीक है। तो जो इसको लीवर डिजीज रहता है उसको प्रिकॉशन के साथ देना रहता है, वो भी डॉक्टर के साथ प्रिस्क्राइब करके। तो जो पैरासीटामोल होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लीवर फेल कर देता है। ये एक मेरे जूनियर को हुआ था, ट्रांसप्लांट कराना पड़ा सिर्फ पैरासीटामोल की वजह से। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैरासीटामोल आदमी लेना बंद कर दे, या फिर पैरासीटामोल खराब दवा है। पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जब डिस्कवर हुआ था, जो वो मतलब समझ कह सकते हैं तरह क्रांति थी। लेकिन पेनिसिलिन की वजह से ऐसा भी होता है कि एनाफाइलेक्सिस मतलब सडन डेथ भी हो जाता है। तो साइड इफेक्ट सबके साथ है, पेन किलर से भी है, हाँ पेन किलर से भी है, किडनी डैमेज, तो साइड इफेक्ट सबके साथ है। लेकिन ये क्या है कि रेयर है ना। तो सिर्फ ये कहना, बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिमाग में बढ़ गया है? नहीं, बचने का कोई नहीं, बचने का नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। जिनको हार्ट डिजीज था, जिनको हार्ट डिजीज या जिनको ऐसा है कि उनके अंदर खून के थक्के बनने की प्रक्रिया ज़्यादा है, उनके लिए था कि कुछ मेडिसिन साथ में जो है खून को जो पतला करे, साथ में कुछ दिनों के लिए देने का एडवाइज्ड है। जिनको नहीं है, जो हेल्दी है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। एक साल बोलें कि उसको भाई 1 साल पे बूस्टर लगाना रहता है। हाँ लगेगा बूस्टर लगेगा। किसका? निमोनिया का जो वैक्सीन है, नहीं, निमोनिया का 5 साल पे 2 वैक्सीन लगाना है 1 साल पे, एक 13 एक 23 कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं। एक ये है प्रोटेक्शन है, फिर दोनों लगा लेते हैं तो, और फिर ज़रूरत पड़ने पर 5 साल पे या फिर नहीं भी लगा सकते हैं। 7 से ऊपर वाली नहीं है, 50 से ऊपर इंडिया के लिए सबको लगाना है, वो हेल्दी भी है तब भी। और अगर किन्हीं को किडनी और ये लीवर और ये सब है तो उसको पहले ही लगाना है। जैसे डायबिटीज किसी को है तो उसको लगा लेना चाहिए। कुछ आप प्रश्न कीजिए कि कुछ गरीब लोग की भलाई हो जाए। अब तो वो लोग हैं, तो वो लोग अगर कुछ है कहिए कुछ करने के लिए, हाँ कैंप लगा के कुछ क्या इस तरह का कुछ हो सकता है? ये लोग का डिमांड है कि कुछ कैंप लगा करके जो लो कॉस्ट पे अवेलेबल करा दिया जाए, मास वैक्सीनेशन टाइप का।
कैंप लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे किसी भी पेशेंट को चाहिए होगा तो यहाँ पे जो होलसेल वाला दुकान है ना, वहाँ पे आपको जैसे यहाँ लगाना है तो एक होगा कि कम से कम 50 आदमी ले लेंगे, 100 आदमी ले लेंगे। अगर वैसा कुछ होगा तो आपको हम लोग को बताइए, आपको वैसे अवेलेबल करवा देंगे आप। उस तरह से फिर अवेलेबल कराएंगे वो। तो उसका एक रेट बता देंगे कि किस वो तो- डिपार्टमेंट को बढ़ जाएगा, इतना में वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, वो हम लोग भीड़ देंगे क्योंकि हम लोग का कॉस्टिंग जो है ना वो डिपेंड करता है बल्क पे। अगर हम लोग 30 लेंगे तो उसका कॉस्टिंग आएगा 1600, 50 लेंगे तो कॉस्टिंग आएगा 1500, 100 लेंगे तो कॉस्टिंग आएगा 1400, वैसे करके ऊपर जाता रहता है। इसीलिए मैं कहा कि यहाँ पे 100 आदमी आ गए तो जितना आ जाएगा उस हिसाब से रेट बता देंगे। अब अगर क्या है, हम लोग 100 मंगवा लिए, आदमी यहाँ पे 5 आएगा, फिर बाकी रिटर्न तो होगा नहीं, बाकी भी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार यहाँ पे कितना चाहिए, रिक्वायरमेंट कितना है, उसके अनुसार हम अप्रूवल लेंगे। हम लोग रुटीन से अप्रूवल लेकर 1 दिन का समय लगेगा, हम लोग अप्रूवल लेकर उसी दिन में अप्रूवल करवा सकते हैं। एक दिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, इस सुविधाओं पर जाके एक दिन रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। उसके लिए आपको ना, जैसे आपको यहाँ पे लगवाना है तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है सर लोग वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हम लोग के पास आएगा रिक्वायरमेंट, हम लोग उतना क्वांटिटी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, जो बेस्ट रेट होगा, बेस्ट रेट में ही होगा। कंक्लूड रणवीर भाई सेशन कंक्लूड कर दीजिए। इसको हाईलाइट कीजिए तो एक तो रजिस्ट्रेशन होगा। उसकी जानकारी दिए आप लोग। अभी आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब, MD फिजिशियन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सब जानकारी दी है। और यूपी पार्लर में जो कंपनी है उसने इसको स्पॉन्सर किया था और उन्होंने यह श्योर कराया है कि जो वैक्सीन उनके यहाँ पे हैं वो अवेलेबल करा देंगे मिनिमम प्राइस पर, जो कि मार्केट में जो होलसेल प्राइस है, या और आप चाहेंगे तो उसमें और भी कुछ गुंजाइश पैदा हो सकती है। लेकिन उसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करा दें और हम देखेंगे कि कुछ लोग बल्क में आ गए, 10-20 आ गए, तो ऑब्वियसली हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको ये चल भाई एक रुपया लगा दी। हाँ बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू लोग।